हम देखने वाले हैं वो है आपका पृथ्वी के वायुमंडल, प्रमुख वायुमंडल की बात की जा रही है। ठीक है, और ये चैप्टर कौन सा है? तो ये चैप्टर 5 है। ठीक है, और ज्योग्राफी सेक्शन का है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, यानी जीवन के लिए जितनी भी दशाएं हैं वो पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, यही आपका बोलने का मतलब हुआ। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं आपका भूमि, जल, हवा जो है वो पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, जिस पर रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी जो ठोस भाग है उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं पृथ्वी के। और आपको जो यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल जो गैस से बनी हुई परतें हैं उसको, जो पृथ्वी को घेरे चारों तरफ से घेरे हुई है उसको वायुमंडल कहते हैं क्योंकि गैस है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, तो देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे आपका क्या है कि जल की अवस्थाएं क्या है, यानी आपका बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित है। कहाँ पे? तो जलमंडल में। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या है कि सभी जीवों के लिए भी जीवन मौजूद है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे भूमंडल की बात की जा रही है। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, यानी ठोस भाग जो है उसको भूमंडल कहते हैं। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है। यानी जो भूपट्टी की चट्टानें हैं वो मिट्टी की पतली परत और चट्टानों से भूपट्टी बनी हुई है। ठीक है, जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। सतह को कितने हैं? तो 2 मुख्य भागों में। बड़े भाग जो है उसको बड़े वाले भाग, स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं, यानी बड़े स्थलीय भूभाग को याद रखिएगा महाद्वीप कहते हैं। और बड़े जलाशय को क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व के सभी महासागर जो होता है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप जो है विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो ये देख लिया हमने। यहाँ पे बोला जा रहा तो कह रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी समुद्री जल का जो तल होता है सभी जगह समान होता है। और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, यानी स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापते हैं? तो समुद्र तल से मापते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शून्य माना जाता है। ठीक है, और समुद्र से जब मानते हैं तो उसको शून्य का स्थान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो शब्द बोला जा रहा है तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, यानी जो शब्दों की उत्पत्ति की जो बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, यानी लिथास का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। एटलस का अर्थ होता है वाष्प, एटलस का जो अर्थ होता है वो वाष्प होता है। ह्यूटर का अर्थ होता है जल। वायुस का अर्थ है जीवन। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है ये 1 लाइनर फॉर्मेट पे। ठीक है, तो याद रखिए ये जो है मैं इसके बाद आपको कवर कर दूंगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं ये बना के आपको श्योरली डाल दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं डाल देती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ये जो भी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा जो बोल रहा है तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र स्थल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, यानी जिसको जो आपसे पूछा भी है कि मैरियाना गर्त कहाँ है, तो आपको
प्रशांत महासागर बताना पड़ेगा, और ये विश्व का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर जो है वो मैरियाना ट्रेंच की गहराई है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जो समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? यानी समुद्र की जो गहराई है पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी हो सकती है? ठीक है, यानी कल्पना की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ बोल रहा है तो महाद्वीप के बारे में बोल रहा है। तो महाद्वीप के बारे में जब बोला जा रहा है तो कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है, और ये एक विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, यानी जो विस्तृत जल राशि है से अलग हो रही है। ठीक है, और ये जो महाद्वीप है तो देखिए कौन कौन से, तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो बिल्कुल साउथ में। ठीक है, जो मानचित्र में देखिए और बात किया जा रहा है, जो मैं आपको उत्तरी सबसे बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगले जो मैं वीडियो शॉर्ट में बनाऊंगी तो उसमें हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, कह रहा है क्या कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है कि महाद्वीप है। जो एशिया जिस महाद्वीप पे भारत है तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह विश्व के जो है वो आपके यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ। कौन? तो एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी महाद्वीप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी एशिया महाद्वीप से कौन रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, यानी एशिया के पश्चिम में कौन सा है पर्वत है? तो यूराल पर्वत है। यानी एशिया है, मान लीजिए ये हमारा पूरा ये एशिया को कवर कर रहा है, तो यूराल पर्वत जो है पश्चिम वाले हिस्से में है। ठीक है, अगला देखिए जो इसे यूरोप से अलग करता है, और इसे क्या करता है कि यूरोप से बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आपका यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? तो आप यूरेशिया बोलेंगे। ठीक है, यूरोप और एशिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है वो बहुत छोटा है एशिया से, एशिया बड़ा है, क्योंकि सबसे महाद्वीप में बड़ा एशिया ही है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कौन महाद्वीप? तो यूरोप महाद्वीप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है, यानी यूरोप से आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, और ये कितने तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से घिरा हुआ है यूरोप वाला। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका अगला क्या अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अभी एशिया देखे, अभी अफ्रीका देखते हैं। तो दूसरा बड़ा महाद्वीप अगर विश्व की बोला जाए तो कौन है? अफ्रीका। पहला कौन है? एशिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो देखिए विषुवत वृत्त जो होता है, या जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो सीधे लाइनें होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री। जो बीच बीच में एकदम मतलब जो मान लीजिए कि हमारा अर्थ हो गया पूरा। ठीक है, तो बीचों बीच जो है वो 0 डिग्री बोलेंगे, या फिर विषुवत वृत्त भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में इससे गुजरती है। कौन? तो अफ्रीका महाद्वीप से जो विषुवत रेखा बिल्कुल यानी 0 डिग्री अक्षांश, अगर आपको 0 डिग्री अक्षांश बोलेगा तो आपको विषुवत वृत्त ही समझना है। ठीक है, तो अफ्रीका से बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी आपका अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर के 3 रेखाएं गुजरती है। कौन? तो कर्क, विषुवत और मकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखने की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी जो नील रिवर है जो विश्व की सबसे लंबी बोला जाता है। ठीक है, गहरी नहीं लंबी, वो कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि उत्तर अमेरिका विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका क्या है? तो आपका तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाता है? उत्तर अमेरिका। देखिए एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, ठीक है,
और आपका थर्ड कौन हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीसरा नंबर का क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि ये ऊपर वाला जो है आपका जो है वो आपका बन गया है उत्तर अमेरिका, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है। इस तरह से भागों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये साउथ वाला जो है आपका जुड़ा हुआ है किससे, ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ, ये नॉर्थ वाला है, एकदम पतला सा लाइन लगी हुई है, ठीक है। हम लोग वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है तो यह जो है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने वाले जो सक्रिय स्थल है उसको क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो बोला जा रहा है, कहा जाता है कि, यहाँ देखिए कहा जाता है कि यह महाद्वीप जो है वो क्या है, कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, यानी ये जो महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित, तो कौन सा, तो नॉर्थ वाली जो है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका जो है वो नॉर्थ अमेरिका जो है, उत्तरी जो अमेरिका है वो, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्धों में दोनों में स्थित है, यानी उत्तर में भी और पश्चिम में भी है। देखिए यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यानी उत्तरी अमेरिका जो है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। यह क्या इन महासागरों के आप नाम बता सकते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, रुको, क्या बोला कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यानी कहने का मतलब कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है किस गोलार्ध में है, तो दक्षिण गोलार्ध में। इसके पूर्व पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, ठीक है। यहाँ देखने की बात की जा रही है कि जैसे आपका जो पूर्व वाले, यानी यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है आपका जो है वो दक्षिण अमेरिका, तो आपका जो है पूरब वाला और पश्चिम वाले की बात की जा रही है, ये पूरब हो गया आपका और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, बोला जा रहा है कि पश्चिम पूरब के महासागर के नाम बताना है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वो कहाँ है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यानी आपका जैसे इस तरह का अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपका बना हुआ है क्या, दक्षिण अमेरिका, और आप उत्तर से लेकर के आप जो है वो जो आप दक्षिण तक देखेंगे एंडीज पर्वत, ठीक है। चलिए ये पर्वत श्रृंखला है जो काफ़ी लंबी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और लंबी नदी मैंने आपको नाइल बताया है, ये बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है जो अमेजन नदी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप में सबसे छोटा है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, और यह जो है वो क्या है कि अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा ठीक है। ये तो आप देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, द्वीपों का महाद्वीप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ और सबसे छोटा महाद्वीप है, मैंने बोल दिया, ठीक है। अंटार्कटिका को देख लीजिए, जो अंटार्कटिका है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी एकदम नीचे में आप जब देखेंगे अर्थ के नीचे में तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव जो है होता है इसके इस महाद्वीप के मध्य में एकदम बीच में स्थित है, ठीक है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका हुआ है, यानी यह साउथ पोल में है, इसीलिए यहाँ बर्फ़ की मोटी परतें हैं, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं होता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर सिर्फ स्थित है, यानी वहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिसर्च किया जाता है जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के भी शोध संस्थान है, उसका क्या नाम है, तो मैत्री और भारती है, ठीक है। एक बंद हो चुका है और एक चालू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमारी ऊपर रह गई थी जो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से देख रहा है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पे जो देख रहा है पिक्चर, तो ये हमारा क्या उत्तरी अमेरिका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा, टूटा फूटा ऊपर से थोड़ा सा रोटेट कर रहा है। फिर देखिए इस तरह से हमारा जो है वो जो दक्षिण अमेरिका है
उसी तरह से उत्तरी अमेरिका को ऊपर में देखिए। और यहाँ पे जल संधि है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं, ऊपर हमने देखा था। ठीक है, उसी तरह से स्थल संधि क्या होती है, यानी कहने का मतलब स्थल की एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी ठीक है, यानी स्थलीय जो दो स्थलीय भागों को जोड़ेंगे तो स्थल संधि कहेंगे। ठीक है, और जल संधि जल वाले बड़े भागों को जोड़ते हैं तो होता है, और ये स्थल को जोड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्या बोला कि जल संधि क्या होती है। तो देखिए, जल संधि आपसे पूछ सकता है कि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी नदी बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यानी समुद्र और महासागरों को जो जोड़ता है तो वैसे बड़ी जल राशि को हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि जो उसका नाम बताने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ देखिए ये भारत है, तो भारत आपका देख रहे हैं, तो यह उसके बाद क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और जल संधि जो आपका भारत और जो श्रीलंका का जो जुड़ाव होता है तो जल संधि से होता है, स्थल संधि से नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, और पश्चिम में का कौन सा सागर है, तो अरब सागर है, और उसी के नीचे आपका जो देखिएगा लक्षद्वीप सागर छोटे छोटे आपको टापू के रूप में जल संधि दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से जल संधि और आपने देख लिया कि स्थल संधि को देख लिया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे बता दिया हम, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों भी करा दिया। अब चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कितना जल है। तो हमारे अर्थ पे 2.5 जो है वो अलवण जल है, यानी लवण नहीं है इसमें, मतलब प्योर वाटर है। और 97.5 जो होता है वो महासागर है। ठीक है, यानी समुद्र है। ठीक है, यानी नमकीन पानी वाला एरिया जिसको हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, 2.5 पीने वाले हैं। ठीक है, और लवण उसी को बोल रहा है। जलमंडल जो है वो जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी का 71% भाग जल और आपका 29% जो भाग है वो क्या है कि आपका स्थल है। ठीक है, जलमंडल में सभी जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि, ठीक है, इतना अधिक खारा होता है जिससे क्या है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, यानी इसका मानव भी यूज़ नहीं कर सकते, जानवर भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए उसके अलावा जो पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ़ की परतों, हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बर्फ़ की परत हो गई, हिम नदियाँ बनी और भूमिगत जल के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी बहुत कम जो है वो प्योर वाटर है। ठीक है, इसके अलावा जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, यही कारण है कि जो यानी अलवण जल ही तो यूज़ करते हैं ना हम। ठीक है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला, तो कह रहा है कि महासागरों की बात की जा रही है। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर क्या है, तो जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल क्या होता है, हमेशा गतिशील रहता है। और क्या होता है कि तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं जो है महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर कम से 5 महासागर प्रमुख है, यानी बड़े से छोटे आकार में जो है वो 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन से, तो देखिए आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर हो गया, और आपका साउथ दक्षिणी महासागर हो गया, और आपका आर्कटिक सागर हो गया। ठीक है, तो बड़े से छोटे आकार के आधार पे तो आप याद रखिए प्रशांत महासागर बड़ा है और आर्कटिक महासागर छोटा। ठीक है, प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, फिर हिंद महासागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, और आर्कटिक जो है महासागर हो गया। 5 महासागर की संख्या है। चलिए यहाँ देखिए बेल फॉल्ट है और डबलिन है। द त्वरित तटरेखा जो दिखाया जा रहा है, तो देख लेते बेल फॉल्ट दिया हुआ, डबलिन क्या होता है। तो चलिए इस सेक्शन में उसी को देखते हैं। देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है क्या कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, ये सबसे बड़ी महासागर है। यह पृथ्वी के जो है वो क्या है, यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो गया,
और ये जो है आपका क्या है कि यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हो। कौन सा सागर, कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो भाग है वो क्या कहा जाता है? मरियाना गर्त कहा जाता है, ठीक है। यानी जो मरियाना गर्त है वो कहाँ है? तो ऊपर हमने देखा कि प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्त के आकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, एशिया में भी मिलेगा, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखने की बात की जा रही, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है कि आप देखिए, चारों ओर जो है इन महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाने की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। उसी तरह अटलांटिक महासागर को दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर बोलते हैं, यह जो है वो क्या है कि अंग्रेजी भाषा के इस आकार के का है। कौन? तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जो आपने एक मैप देखा था, तो देखिए यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप जानिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एक सांचा बना हुआ है, जैसे ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, तो देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है देखिए, ये आपने क्या देखा था? एशिया देखा था, जो यूरोप और एशिया दोनों में यूरेशिया हो गया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप आपका पश्चिम में है, ठीक है, और उत्तरी आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और यही जो शेप बनता है ना, वो ये अटलांटिक महासागर बनता है, ठीक है। अटलांटिक जो एस शेप का बनता है, ठीक है। अफ्रीका जो है वो सेकेंड बड़ी महाद्वीप है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। और देखिए अब अंटार्कटिका जो एकदम नीचे में है आपका, और ऑस्ट्रेलिया तो मैंने बताया कि आपको सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब मैंने आपको शॉर्ट थोड़ा सा बताया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो एस के आकार का है, आपको अंग्रेजी के एस आकार का कौन सा महासागर? तो अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम किनारे पर जो है वो क्या है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यानी पश्चिम के किनारे पे यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या है कि आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। वही पूर्वी ओर यूरोप और अफ्रीका पड़ गया, ठीक है। और अटलांटिक महासागर की रेखा की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, ठीक है, दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्रकृति पोताश्रय और पतनों के लिए आदर्श है। यानी दंतुरित होने के लिए क्या है, तो ये नेचुरल जो पोताश्रय है, पतन है, वो क्या है कि आपको सीपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। आपका व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है, ठीक है। महासागर है अटलांटिक महासागर। उसी के बाद आप देखिए कौन सा है, तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर जो है वो त्रिभुज के आकार का है, और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में जो है वो क्या है, उत्तर में क्या है, और ये क्या है कि आपका किसके आकार का है, तो ये त्रिभुजाकार के आकार का है। कौन सा? तो आपका हिंद महासागर, ठीक है, ठीक है। इसके उत्तर में जो क्या है कि एशिया है, यानी हिंद महासागर के उत्तर में एशिया हो गया। उसी तरह पश्चिम में अफ्रीका पड़ गया, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो दक्षिण महासागर की बात की जा रही है। तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है, यानी दक्षिण महासागर जो अंटार्कटिका है महाद्वीप जो है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए। उसके अलावा जो बोला जाए तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, यानी उत्तर वाला जो है वो महासागर, उत्तरी महासागर कहाँ है? उत्तर ध्रुव वृत्त में है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, ठीक है। यह जो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और आपका यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि आपका जो बेरिंग जल संधि के नाम से जो जानते हैं, यानी वो जो आपका क्या है कि यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से जो घिरा हुआ है, ठीक है। ये आर्कटिक महासागर की बातें की जा रही है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला क्या बोला जाए तो वायुमंडल को देख लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है? तो हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। कौन? तो वायुमंडल में देखते गैसों की परत से हमारे पृथ्वी घिरी हुई, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ठीक है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, बिल्कुल बचाता है। उसी तरह से देखिए क्या है कि वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी हमारा जो वायुमंडल है वो कितने किलोमीटर तक फैला हो? तो 1600 किलोमीटर तक फैला। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है परत जो है कितने हो गए? तो क्षोभ से शुरू होकर के आपका वही तक जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको नाम बताया। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दूर रख कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्षोभ मंडल है, जहाँ पे बैलून वगैरह जो आपका फिर हवाई जहाज होता है, ताप मंडल, फिर बहिमंडल होता है, बादल की घटना होती है। उसी तरह रॉकेट छोड़ी जाती है। आयन मंडल में सैटेलाइट और बहिमंडल जो है आपका देख लीजिए। ठीक है, तो क्षोभ, समताप, मध्य और आयन और बहिमंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये वायुमंडल विभिन्न परतों की बात की जा रही है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। ये वायुमंडल जो दो गैसों से बना हुआ है, और भी बहुत सारी गैसें, लेकिन मुख्यतः जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी साफ और शुष्क हवा 99%। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, यानी नाइट्रोजन जो 78, ऑक्सीजन जो है वो 21%, और दूसरी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत कम मात्रा में हो, और ये क्या है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि ये पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है, और ये पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी को गर्म करने के लिए और आपका पौधे की वृद्धि के लिए हमको CO2 चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जाए तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक देखिएगा, जहाँ समुद्र का तल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वायुमंडल का घनत्व, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती। ठीक है, हवा का घनत्व कम होता है आपका पर्वतारोही जब चढ़ाई करते हैं तो पहाड़ों पे इसलिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो। ठीक है, तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता जाता है, और क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर तक आपका जो है वायु बहता है। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब गतिशील वायु होती है तो पवन कही जाती है। ठीक है, उसी तरह से जीवमंडल देखते। ठीक है, जीवमंडल किसको कहते हैं? स्थल, जहाँ जल और हवा के बीच एक सीमित भाग होता है। यह भाग जो होता है जहाँ पे जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य सहित सभी प्राणियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
उसके अलावा जो है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों यानी जंतु जगत और पादप जगत में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, ये पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लकड़ी अथवा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि लकड़ी तथा खेती के लिए जब वनों को काटते हैं तो क्या हो जाता है, ढलुआ भाग में मिट्टी कटने लगती है, यानी मृदा अपरदन होती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। ठीक है, हमने देखा भी है। ठीक है, टीवी वगैरह में हमेशा न्यूज़ आता है। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से इनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाता है। ठीक है, यानी दूषित हो जाते हैं। जब आप झील और नदियाँ जब दूषित हो जाते हैं तो इंसान उसको, मनुष्य जो है वो यूज़ नहीं कर पाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जब पीते हैं तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। उद्योग और तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को दूषित करता है। यानी जितने भी उद्योग होते हैं, उसके अलावा तापीय जो बिजली वाला होता है, ठीक है, गाड़ी का उत्सर्जन जो होता है, ये क्या करता है कि वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जब हो रही है तो तापमान में भी, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, और जिसको भूमंडलीय तापन कहा जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए भूमंडल जो होता है, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, यानी भूमंडल और वायुमंडल और जलमंडल को प्राकृतिक संतुलन को तीनों के बीच जो है वो, अगर आप प्राकृतिक संतुलन बनाना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग मतलब सीमित रूप में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को इसमें देखा है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्योग्राफी सेक्शन का चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना, एंड सपोर्ट माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।